नवंबर 1979 का पहला दिन जो मैं कभी नहीं भूलता। मैं 9 साल का था, स्कूल का होमवर्क कर रहा था, मगर नजरें टीवी पर थी जहां नेहरू कप का फाइनल लाइव आ रहा था। ना ये पता था कि वेस्ट इंडीज कितनी बड़ी टीम है, विवियन रिचर्ड्स किस बला का नाम है, और ना ये कि मैल्कम मार्शल किस पाए का बॉलर है। मैं तो बस इतना जानता था कि ये मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए। तब आखिरी ओवर आया, एक विकेट गिरी और फिर एक दुबला पतला सा लड़का मैदान में आया। मैं ना इसका नाम जानता था और ना किसी को इससे कोई उम्मीद थी, लेकिन फिर जो हुआ वो तारीख बन गया। इसने पहली गेंद पर ही छक्का लगा दिया और पाकिस्तान जीत गया। और वो लड़का मेरा हीरो बन गया। नाम था वसीम अकरम। मैं इसका इतना बड़ा फैन बन गया कि उसकी खातिर दूसरों से लड़ता झगड़ता। कोई अगर वकार यूनिस को ज्यादा अच्छा बॉलर समझता तो मैं इससे दोस्ती खत्म कर लेता। मैं राइट हैंडेड बॉलर था, लेकिन नकल वसीम अकरम की बॉलिंग एक्शन की करता था। और हाँ, कभी कभी तो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग भी कर लेता, सिर्फ और सिर्फ वसीम भाई के लिए। और आज ये वीडियो अपनी चाइल्डहुड हीरो के लिए बना रहा हूँ, एक ट्रिब्यूट के तौर पर उस वसीम अकरम के लिए जिसके करियर में कई बड़ी कामयाबियां हैं, लेकिन बहुत सारी नाकामियां भी, कई रिकॉर्ड्स भी हैं तो कई कंट्रोवर्सीज भी, क्रिकेट का पैशन भी है तो कई हार्ट ब्रेक्स भी। वसीम भाई हमारी जिंदगियों में कई खुशियों की वजह भी बने और कई दुखों की भी। तो आइए आज आपको स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि ये कहानी मैंने अपनी नज़रों से देखी है। उनकी जीत हार, खुशी और गमी को साथ साथ चलते देखा है, और अब मैं चाहता हूँ कि आप भी देखें, सिर्फ और सिर्फ रफ्तार स्पोर्ट्स पर। वसीम अकरम की कहानी पाकिस्तान के बाकी क्रिकेट स्टार्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये मुनफरिद भी है और हैरत अंगेज भी, क्योंकि वसीम का कोई जानने वाला क्रिकेट में नहीं था और ना ही इनका कोई रिश्तेदार क्रिकेट खेलता था। और आप तो जानते होंगे कि पाकिस्तान में जान पहचान की कितनी अहमियत होती है। हमारे यहाँ तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी सियासी अपॉइंटमेंट होता है, बल्कि मैदानों पर भी खानदानों का राज रहा है, मोहम्मद खानदान से अकमल फैमिली तक। लेकिन वसीम अकरम का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने तो बस दूसरों को क्रिकेट खेलते देखा और खुद खेलना शुरू हो गए और सीखते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। और फिर सिर्फ 2 साल में, जी हाँ, सिर्फ 2 साल में वो गली क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंच गए। लेकिन कैसे? ये कहानी सुनने वाली है, और क्योंकि एक पाकिस्तानी की कहानी है तो इसमें आपको बहुत सारे रंग भी मिलेंगे। वसीम अकरम के खानदान का ताल्लुक था अमृतसर के करीब एक गाँव से। पार्टीशन हुआ तो ये खानदान हिजरत करके कामों की और फिर वहां से लाहौर आ गया, जहाँ 3 जून 1967 को वसीम अकरम पैदा हुए। 4 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर। ये फैमिली मॉडल टाउन लाहौर में रहती थी। बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी, लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। वो बदला, बहुत तेजी से बदला, और साथ ही वसीम अकरम को भी बदल गया। 1977 में जब पाकिस्तान में जमहूरियत का खात्मा हुआ और जियाउल हक की डिक्टेटरशिप का आगाज हुआ, तो यही साल था जिसमें वसीम अकरम के वालिदैन में अलहदगी हो गई। 10-11 साल का वसीम मॉडल टाउन से मजंग शिफ्ट हो गया, अपनी नानी के घर। मॉडल टाउन से मजंग जाना जिंदगी का एक मुश्किल मोड़ था, क्योंकि यहाँ का लाइफ स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ था। मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल अलग थी, गली क्रिकेट। जी हाँ, मजंग की गलियों में क्रिकेट ही जिंदगी थी। दिन हो या रात, खेलने वाले हमेशा तैयार। तो वसीम ने भी यहाँ खेलना शुरू कर दिया, और कुछ ही अरसे में उन्होंने 5 लड़कों के साथ मिलकर एक टीम बना ली, जिसका नाम रखा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट। कितना अजीब नाम है ना, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं है। ये टीम ब्रिटिश एम्पायर की तरह बहुत पावरफुल थी। कम से कम अपने इलाके में तो कोई इसका मुकाबला नहीं कर पाता था। अहमदपुरा और वारिस रोड में इस टीम के नाम का डंका बजता था। और फिर मजंग की इन्हीं गलियों में वो वाकया पेश आया जो वसीम अकरम को प्रोफेशनल क्रिकेट में ले आया। हुआ ये कि एक दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट एक गली में खेल रही थी। करीब ही साइकिल पर बैठा एक शख्स उन्हें गौर से देख रहा था। खेल खत्म हुआ तो वो करीब आया और कहा, तुम लोग असल बॉल से क्यों नहीं खेलते? वसीम का जवाब बिल्कुल साफ और सीधा था, हमारे पास बॉल खरीदने के 50 रुपए नहीं है भाई। जिस पर उसने बच्चों को अपने क्लब आने की दावत दी। और हाँ, वसीम अकरम से कहा, तुम एक स्पेशल खिलाड़ी हो, मुझे यकीन है एक दिन तुम क्रिकेटर बनोगे। टैलेंट को गलियों में पहचानने वाले ये साइकिल सवार थे खालिद महमूद, पाकिस्तान कस्टम्स के मीडियम पेस बॉलर। और जिस क्लब में उन्होंने वसीम अकरम को बुलाया था वो था लुधियाना जेम खाना क्रिकेट क्लब, अपने ज़माने में लाहौर के मजबूत तरीन क्लब्स में से एक। यूं वसीम अकरम का क्रिकेट सफ़र बाकायदा शुरू हो गया। खालिद महमूद हर दिन दोपहर 2:30 बजे आते और दोनों 40 मिनट साइकिल पर सफ़र करके न्यू चुबरजी ग्राउंड पहुंचते।
जहां वसीम अकरम घंटों बॉलिंग प्रैक्टिस करते। अपनी सलाहियत, यहाँ की गई मेहनत और किस्मत भी, ये सब मिलकर वसीम अकरम को लाहौर जिम खाना तक ले आई, जहां एक मैच में वसीम ने इंतखाब आलम, रमीस राजा और अहमद रजा जैसे खिलाड़ियों को आउट किया। लोग देखने लगे, उनकी नजरें उठने लगी, ये कौन आ गया। ये वो जमाना था जब पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स की तलाश थी। सरफराज नवाज रिटायर हो चुके थे, सलीम अल्ताफ और सिकंदर बख्त जितवा नहीं पा रहे थे, और हाँ, इमरान खान भी तो इंजरी की वजह से साइडलाइन थे। तो तलाश बहुत शिद्दत से हो रही थी। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया शहर के टॉप 100 टीनेजर्स प्लेयर्स के लिए, जिनमें वसीम अकरम का नाम भी शामिल था। कैंप से एक दिन पहले खुशी के मारे सारी रात उन्हें नींद नहीं आई, और फिर यहाँ एक दिन वसीम अकरम को बॉल पकड़ा दी गई। उन्होंने पहले रमीस राजा को आउट किया और फिर एजाज अहमद को भी। फिर क्या था, वसीम को कराची में होने वाले एक अंडर 19 कैंप में भी बुला लिया गया। यहाँ पाकिस्तान के मशहूर फास्ट बॉलर खान मोहम्मद भी थे, जिन्होंने वसीम अकरम को कई टिप्स दी, उनके बॉलिंग एक्शन और रनअप पर काम किया। और फिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। कैंप में एक दिन जावेद मियांदाद आ गए। वो इंजरी के बाद रिकवर हो चुके थे। अब उन्हें ज़रूरत थी नेट प्रैक्टिस की, और ये करवाई वसीम अकरम और दूसरे नौजवान बॉलर्स ने, जिन्होंने जावेद मियांदाद को 2 घंटे बॉलिंग करवाई। और यहाँ जो स्पेल वसीम अकरम ने किया, इसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, द क्रिकेटर मैगजीन में पहली बार वसीम अकरम का नाम छपा, और फिर ये नाम हर जगह आता चला गया। एक दिन वालिद ने भी अखबार में अपने बेटे का नाम देख लिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पैट्रन्स 11। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पर थी, और इस टीम ने मेहमानों के खिलाफ एक टूर मैच खेलना था। इस टीम में वसीम अकरम का नाम भी शामिल हुआ, सिर्फ और सिर्फ जावेद मियांदाद की वजह से। जावेद टैलेंट को बहुत दूर से पहचान लेते थे, और बाद में वो टैलेंट खुद को साबित भी करता था। तो टूर मैच में वसीम अकरम ने 50 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट किया। ये एक ऐसी बॉलिंग थी जिसके बाद उन्हें डायरेक्ट नेशनल टीम में बुला लिया गया। जी हाँ, फर्स्ट क्लास का कोई बड़ा तजुर्बा नहीं था, लेकिन फिर भी वसीम अकरम इंटरनेशनल क्रिकेट तक आ गए। और वो दिन था 23 नवंबर 1984, और मैच था फैसलाबाद में, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला वनडे। उस दिन काफ़ी बारिश हुई और मैच सिर्फ 20 ओवर तक महदूद हो गया। पाकिस्तान की ग्रिप मजबूत थी। न्यूजीलैंड को आखिरी ओवर में 24 रन की ज़रूरत थी, और बॉल वसीम अकरम को दी गई, जिन्होंने मुसलसल 4 चौके खा लिए। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से 5 रन से जीत सका, लेकिन इस परफॉर्मेंस पर वसीम अकरम का दिल टूट सा गया। ये उम्र ही ऐसी होती है, कोई छोटी सी बात भी हो जाए तो बंदा समझता है बस अब सब कुछ खत्म हो गया। वसीम अकरम भी यही समझे कि ये उनका पहला और आखिरी मैच था, लेकिन हकीकत ये है कि ये तो सिर्फ आगाज़ था। कुछ ही दिनों में न्यूजीलैंड की टूर के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ, तो इसमें वसीम अकरम का नाम भी शामिल था। अब इंटरनेशनल टूर पर जाना हो तो बंदा नर्वस हो ही जाता है। वसीम अकरम ने घबरा कर जावेद मियांदाद को कॉल की और पूछा कि जावेद भाई, न्यूजीलैंड जाने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी। मियांदाद ने लड़के की मासूमियत का पूरा फ़ायदा उठाया और शरारती लहजे में बोले, 1 लाख रुपए तो लगेंगे भाई। ये सुनते ही वसीम अकरम का तो रंग उड़ गया। घबरा कर बोले, अब्बा तो इतने पैसे कभी नहीं देंगे, सॉरी जावेद भाई, मैं इस टूर पर नहीं जा सकता। ये कहते हुए उनकी आवाज़ भर आ गई, और इससे पहले कि वो रो पड़ते, मियांदाद का ज़ोरदार कहका गूंजा। बोले, अबे बेवकूफ़, तुम पैसे दोगे नहीं, पैसे लोगे। वसीम अकरम को फिर भी यकीन नहीं आया। मुझे पैसे मिलेंगे, वो भी पाकिस्तान के लिए खेलने के। बहरहाल न्यूजीलैंड में वसीम अकरम पहले तो बेंच पर ही बैठे रहे। ना वार्म अप मैच खिलाया गया और ना ही वनडे मैचेस, और पहला टेस्ट भी नहीं। और हाँ, दूसरा टेस्ट हुआ तो उनका डेब्यू हो गया। जनवरी 1985 में ऑकलैंड के मैदान पर वसीम अकरम ने अपना पहला टेस्ट खेला और सिर्फ 2 विकेटें ली। और ये भी सुन लें, पाकिस्तान ये मैच 1 इनिंग्स और 99 रन से हारा था। न्यूजीलैंड को इस सीरीज में अनअसाइलेबल लीड मिल चुकी थी, और वसीम अकरम को कह दिया गया कि वो अगला मैच नहीं खेलेंगे। टूटे दिल के साथ वसीम ने अपने वालिद को लाहौर फ़ोन किया और बात करते करते रो पड़े। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आखिरी टेस्ट के लिए विकेट कैसी तैयार की गई है। ये एक ग्रीन टॉप थी, जिसे देखकर कप्तान जावेद मियांदाद ने वसीम अकरम को बुला लिया, और यहाँ वसीम आते ही छा गए। पहली इनिंग्स में 56 रन देकर 5 विकेटें। दूसरी इनिंग्स में वो पाकिस्तान को मैच जितवा देते अगर मार्टिन क्रो और जेरमी कोनी की वो पार्टनरशिप ना होती, और हाँ, कंट्रोवर्शियल एम्पायर फ्रेड गोडाल की मेहरबानियां भी ना होती। हुआ ये कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन लांस कैरेंस मैदान में आए तो उनके सर पर हेलमेट नहीं था। पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे। वसीम अकरम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई उन्हें इतना हल्का समझे कि हेलमेट पहनने की जहमत भी ना करे, और फिर वसीम अकरम ने पहली ही गेंद पर उनकी गलतफहमी दूर कर दी। एक खतरनाक बाउंसर मारा, क्रेन जमीन पर गिर पड़े, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर बताया गया।
लेकिन न्यूजीलैंड को अपने एम्पायरों का पूरा साथ हासिल था और बिल आखिर आखिरी विकेट पर 43 रन की पार्टनरशिप की वजह से वो मैच जीत गया, सिर्फ और सिर्फ 2 विकेटों से। लेकिन जेरेमी कोनी की नॉट आउट सेंचुरी किसी को याद नहीं। लोग याद रखते हैं तो वसीम अकरम की बॉलिंग को, जिन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी आमद का ऐलान कर दिया था। 128 रन देकर 10 विकेटों के साथ मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी इन्हीं को मिला और यहीं से शुरू होता है राइज ऑफ सुल्तान। न्यूजीलैंड के टूर के बाद टीम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहुंची, जहां सिडनी एयरपोर्ट के लॉन्च में टीम का इंतजार कर रहे थे इमरान खान। वही इमरान खान जिनसे कुछ साल पहले वसीम अकरम ने कज़ाफी स्टेडियम में ऑटोग्राफ लिया था। लेकिन किस्मत का पलटना देखें कि आज वही इमरान खान खुद वसीम अकरम का नाम ले रहे थे और हाथ मिलाते ही कहा, न्यूजीलैंड में अच्छी बॉलिंग की तुमने। और यही वो दिन था जब वसीम अकरम इमरान खान की निगरानी में आ गए और जो पहला मशवरा उन्होंने वसीम अकरम को दिया वो था अपने फास्ट बॉलिंग मसल्स पर काम करो। वसीम ने पूछा, फास्ट बॉलिंग मसल्स, ये कौन से मसल्स होते हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, सर के बालों से लेकर पैर की उंगलियों तक सारे मसल्स। तो ये था इमरान खान का फलसफा। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के बाद टीम शारजा गई और वहां से बिल आखिर वतन वापस आई। यहाँ मजंग में तो लगता था ईद का दिन है, पूरा मोहल्ला ही वसीम अकरम के घर आया हुआ था। अब तक उन्होंने जो कुछ कमाया था उससे 1974 मॉडल की टोयोटा करोला खरीद ली। ये गाड़ी गली में खड़ी होती थी लेकिन कोई उसे छूने की हिम्मत भी नहीं करता था, क्योंकि ये वसीम अकरम की गाड़ी थी। वो वसीम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलता था। बहरहाल ये तो स्टार्ट था, अभी तो वसीम को बहुत आगे जाना था, बहुत कुछ करना था और बहुत से यादगार मोमेंट का हिस्सा बनना था, जिनमें पहला मोमेंट आया अप्रैल 1986 में, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को ही बदल दिया। उस जमाने की शारजा क्रिकेट बड़ी जालिम होती थी। सहरा में जहां सूरज सवा नेज़े पर होता था, फ्लड लाइट्स भी नहीं होती थी, यानी मैच होंगे तो तपती हुई धूप में होंगे। और उस दिन गर्मी के साथ गर्मा गर्मी भी बड़ी थी, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलेशिया कप का फाइनल था और पाकिस्तान का सामना था वर्ल्ड चैंपियन इंडिया से। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मुकाबला सख्त होता चला गया, यहाँ तक के आखिरी लम्हात आ गए। वसीम अकरम बताते हैं कि जावेद मियांदाद को आखिर में एक लॉन्गर बैट की ज़रूरत थी। ऐसे बैट टीम में सिर्फ और सिर्फ मैं ही इस्तेमाल करता था, तो मैंने मियांदाद को अपना बैट दे दिया। फिर क्या हुआ सब जानते हैं। मियांदाद ने आखिरी बॉल पर चेतन शर्मा को छक्का लगाया और पाकिस्तान को जितवा दिया। वसीम अकरम कहते हैं, मुझे अपना बैट कभी वापस नहीं मिला। जावेद भाई कम से कम 10 मरतबा तो इसे नीलाम कर ही चुके होंगे। अगला साल वर्ल्ड कप का था, पाकिस्तान फेवरेट था और वर्ल्ड चैंपियन बनने का इससे बेहतर चांस मिल नहीं सकता था, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैचेस पाकिस्तान अपने ही मुल्क में खेल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज़्यादा नहीं, पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार गया। शारजा की खुशी के बाद हमें लाहौर का गम भी मिला, खुशियाँ धुंधला गईं। मायूसी इतनी थी कि इमरान खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक पल में सब कुछ हाथ से निकल गया और फिर एक लंबा इंतज़ार, तकरीबन 5 साल इंतज़ार करना पड़ा अगले वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने बहुत सी कामयाबी हासिल की और वसीम अकरम ने भी, और कई मज़े के वाक़यात भी हुए, जैसा कि 1988 के वेस्ट इंडीज़ टूर पर। ये वो ज़माना था जब वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड नंबर 1 टीम थी। दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलर्स भी उनके पास थे और बैट्समैन भी, जिनमें सबसे बड़ा नाम था विवियन रिचर्ड्स का। वो च्युइंगम ऐसे चबाते थे जैसे सामने खड़ा बॉलर्स उनका शिकार हो। ना विव जैसा कॉन्फिडेंस किसी में था और ना ही स्वैग। वो हेलमेट भी नहीं पहनते थे, यानी बॉलर्स को दावत देते थे कि बाउंसर तो मार के दिखा। तो यहाँ तीसरे टेस्ट में वसीम अकरम ने विवियन रिचर्ड्स को एक बाउंसर मार दिया, वो भी ऐसा कि उनका कैप जमीन पर गिर गया। वसीम अकरम चौड़े हो गए, विव के करीब गए और बेधड़क उन्हें एक गाली दे दी। विव को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई शेर की खचाड़ में आकर इसे ललकारे। फौरन बोले, गाली मत देना वरना जान से मार दूंगा। वसीम रनअप के लिए वापस गए और कप्तान इमरान खान को बताया कि विव जान से मारने की धमकियां दे रहा है, भाई क्या करूं। इमरान खान ने कहा, देखें आपने घबराना नहीं है, मैं हूं ना, दोबारा बाउंसर कराओ और एक और गाली देना। वसीम ने एक अच्छे बच्चे की तरह कप्तान की बात मानी और दोबारा यही हरकत की। जब दिन का खेल खत्म हुआ तो वसीम को ड्रेसिंग रूम में बताया गया कि बाहर कोई उनसे मिलने आया है। बाहर देखा तो विव रिचर्ड्स खड़े थे, बगैर शर्ट के, बल्ला कंधे पर, और हाँ, जोर जोर से चिंगम चबाते हुए। वसीम की तो सिट्टी गुम हो गई, फौरन अंदर भागे। इमरान खान को बताया कि विव आ गया है, वो बिल्कुल सीरियस था, वो मुझे मार देगा। इमरान खान सिचुएशन को एंजॉय करने लगे, साफ कह दिया, भाई पंगा तुमने लिया था, अब भुगतो भी तुम ही। अब वसीम के पास कोई रास्ता नहीं था। वो विव के पास गए और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि अब ऐसा नहीं करूँगा। विवियन रिचर्ड्स ने कहा कि ये आखिरी वार्निंग है। खैर ये तो उनका मजाक था,
लेकिन विव को उस दिन अंदाजा हो गया था कि लड़के में दम है, और अगर कोई शक था भी तो कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। नेहरू कप 1979 में। जी हाँ, वही मैच जिसका शुरू में हमने जिक्र किया था। ये टूर्नामेंट समझे अपने ज़माने का मिनी वर्ल्ड कप था। न्यूजीलैंड के सिवा तमाम बड़ी टीमें इंडिया आई हुई थी, लेकिन फाइनल हुआ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ में, यानी अपने ज़माने की सबसे मजबूत और ताकतवर टीमों में। जब पाकिस्तान को आखिरी 3 गेंदों पर 4 रन की ज़रूरत थी, तब वसीम अकरम मैदान में आए थे। और मज़े की बात, इमरान खान ने उन्हें कहा सिंगल लेना, बाकी मुझ पर छोड़ दो, पीछे कोई और बैट्समैन नहीं है। वसीम अकरम बिल्कुल यही करते, लेकिन आखिरी लम्हे में उन्होंने अपना प्लान बदल लिया। उन्होंने दिल की बात मानी। विवियन रिचर्ड्स की बॉल परफेक्ट लेंथ पर आई, बिल्कुल वसीम के आर्क में। इसीलिए उनसे रहा नहीं गया, बल्ला जोरदार अंदाज में घुमाया और छक्के के साथ मैच खत्म कर दिया। वसीम अकरम बताते हैं कि जब मैदान से वापस आ रहे थे तो इमरान खान की नज़रें मुसलसल उन्हें घूर रही थी, लेकिन वसीम अकरम को परवाह नहीं थी। वो पाकिस्तान को एक यादगार कामयाबी दिला चुके थे, एक ऐसी कामयाबी जिसने पाकिस्तान के वर्ल्ड चैंपियन बनने की बुनियाद रख दी थी। जी हाँ, 2.5 साल बाद तकरीबन इसी टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। ऐसे कि फाइनल में वसीम अकरम मैन ऑफ द मैच बने और तारीख में अपना नाम अमर कर लिया। उन्नीस में पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतना क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक स्टोरी है, बल्कि समझें एक फिल्मी कहानी है। एक ऐसी टीम जिसे कोई घास भी नहीं डाल रहा था, जो एक के बाद दूसरे सेटबैक का सामना कर रही थी। इसकी तैयारी भयानक थी। वो 6 में से सिर्फ 1 वार्म अप मैच जीती। न वकार जैसा बॉलर इसके साथ था और न जावेद मियांदाद जैसा बैट्समैन। और तो और कप्तान इमरान खान भी शोल्डर इंजरी का शिकार थे। वर्ल्ड कप का जितना बुरा स्टार्ट सोचा जा सकता है ना, पाकिस्तान ने उससे भी ज्यादा बुरा स्टार्ट लिया। वेस्ट इंडीज के हाथों 10 विकेटों से हारा और फिर अगले इंपॉर्टेंट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 74 रन पर ऑल आउट हो गया। पाकिस्तान बुरी तरह हार जाता अगर बारिश बचाने ना आती, लेकिन किस्मत फिर भी नहीं बदली। इंडिया से हारा, साउथ अफ्रीका से हारा, अब हारने के लिए कुछ नहीं बचा। फिर जख्मी, थकी हारी और टूटी फूटी टीम जो टोटली आउट ऑफ फॉर्म थी और अब आउट ऑफ वर्ल्ड कप भी होने वाली थी, जहां एक अहम मैच खेलने के लिए टीम पर्थ पहुंची, जहां मुकाबला था मेजबान और फेवरेट ऑस्ट्रेलिया से। और यहीं पर वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वसीम अकरम कहते हैं कि पर्थ में एक सुबह नाश्ते पर अखबार पढ़ रहा था कि ये हेडलाइन नजर आई, मैं चाहता हूं वसीम अकरम तेज बॉलिंग करे, वाइड और नो बॉल्स की परवाह किए बगैर, सिर्फ और सिर्फ तेज। ये बयान था इमरान खान का, जिन्होंने वसीम से कहा अगर तुम फास्ट बॉलर हो तो फास्ट बॉलिंग करके दिखाओ। और वसीम ने इस मैच में वाकई तेज बॉलिंग करवाई। 5 वाइड और 6 नो बॉल्स की, लेकिन फिर भी सिर्फ 28 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान 48 रन से मैच जीत गया। एक उम्मीद मिल गई। पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर न्यूजीलैंड पहुंचा, जहां उसका टकराव था आखिरी लीग मैच में मेजबान न्यूजीलैंड से, जो अब तक एक मैच भी नहीं हारा था। और पाकिस्तान ये मैच भी जीत गया और सेमीफाइनल में पहुंच गया, जहां जो हुआ इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। ये कहानी हम हजारों बार सुन चुके हैं, हजारों मरतबा इस मैच की झलकियां देख चुके हैं, जिसने पाकिस्तान को एक नया स्टार्ट दिया। इंजमामुल हक की सूरत में उनकी तूफानी बैटिंग पाकिस्तान को वर्ल्ड कप फाइनल तक ले आई, तारीख में पहली मरतबा। MCG एक ऐसा मैदान जिसने तारीख के पहले टेस्ट की मेजबानी की थी। पहला वनडे भी यहीं पर हुआ और अब पाकिस्तान भी अपना पहला वर्ल्ड कप फाइनल यहीं खेल रहा था। लेकिन ये क्या, सिर्फ 24 पर 2 आउट हो गए। जावेद मियांदाद एक बहुत क्लोज LBW कॉल पर बचे। इमरान खान का कैच भी ड्रॉप हो गया। ऐसा लग रहा था किस्मत आज पाकिस्तान के साथ है। आखिरी 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने तेजी से बैटिंग की। इंजमामुल हक ने 42 और वसीम अकरम ने 19 गेंदों पर 33 रन बनाए। लेकिन वसीम का बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी बाकी था। 250 चेस करते हुए इंग्लैंड का हाल इतना अच्छा नहीं था। फिर भी 138 पर इसके 4 आउट थे और 16 ओवर्स का खेल बाकी था और 112 रन की जरूरत थी। यहाँ मैच का टर्निंग पॉइंट आ गया। ड्रिंक्स ब्रेक में वसीम अकरम ने इमरान खान को कन्विंस किया कि वो बॉलिंग इन्हें दें, क्योंकि अब विकेट लेना जरूरी है। और फिर वसीम ने वो 2 गेंदें की जो आज भी याद रखी जाती है। स्क्रीन पर लिखा आया 87,182, किसी भी क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा अटेंडेंस का नया रिकॉर्ड। और उन सब लोगों ने फिर देखी 2 जादुई गेंदें। एलन लैम्ब को एक अनप्लेएबल बॉल मिली। वसीम अकरम तक कहते हैं मुझे यकीन नहीं आया कि ये क्या हुआ। अब अगले बैट्समैन थे क्रिस लुइस, जिन्हें एक लेंथ बॉल मिली जो इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा अंदर आई कि ऐसा लगा कि किसी ने इस पर जादू कर दिया। मियांदाद ने कहा कि ये बॉल सिर्फ ब्रैडमैन ही खेल सकता था। ज्यादा देर नहीं लगी, इंग्लैंड की आखिरी विकेट भी गिर गई, जो इमरान खान ने ली। हक भी उन्हीं का था। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। Pakistan win the World Cup, a magnificent performance in front of 87,000 people.
खिलाड़ी सजदे में गिर गए और ये लम्हा हमेशा के लिए अमर हो गया। ये पाकिस्तान में 18वां रोज़ा था और वक्त था असर की नमाज का, और कौम रब के हुजूर शुक्र के तौर पर सजदे में गिर गई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये खुद पर यकीन की कहानी थी। ये 1987 के जख्मों के लिए मरहम था, जिसे रखने में वसीम अकरम का बहुत अहम किरदार था। वो फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी बने। लेकिन वो कहते हैं ना, नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और वसीम अकरम का असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के बाद सब कुछ बदल गया। वसीम अकरम कप्तान भी बने, सबके फेवरेट प्लेयर भी बने और सबके नापसंदीदा खिलाड़ी भी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी का दिन भी देखा और सबसे बुरा दिन भी। नशे की लत भी लगी और फिर इसे छोड़ा भी। जीवन साथी को अपने हाथों में जान देते भी देखा और एक नई जीवन साथी के साथ सफ़र का आगाज़ भी किया। उन्होंने सब कुछ ख़त्म होते देखा और उसे दोबारा तामीर भी किया। वसीम अकरम की ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। उनके आगे की कहानी इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है और ये कहानी आपको मिलेगी पार्ट 2 में। तो रफ्तार स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले पार्ट का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए।